हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एकलव्य स्टडी पॉइंट में। मेरा नाम है सत्येंद्र प्रताप और आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा क्लास 12th के जो पॉलिटिकल साइंस का जो चैप्टर 8 था हमारा, पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन। देखिए, पिछले साल ये सिलेबस से हटा दिया गया था, लेकिन इस साल आपके सिलेबस में डाल दिया गया है, तो इसलिए मैं आपको ये चैप्टर करा रहा हूँ। और आज की इस वीडियो में हम इसका पार्ट 1 देखेंगे। ठीक है, इससे पहले के और इसके बाद के सारे चैप्टर ऑलरेडी कराए हुए हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। नोट्स भी बनाए हुए हैं, लिंक नोट्स के भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो आप बाद में वहां पे जाके नोट्स पढ़ सकते हैं। हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल है नोट्स। ठीक है, पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन जो है, इस चैप्टर को डीप पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर में कोई चेंज नहीं है, आपके लिए अच्छी बात है कि आप जो एनसीईआरटी में आपके है आप वैसे ही पढ़ सकते हैं। तो चलिए इसको समझते हैं। देखिए, टेलीग्राम ग्रुप आप जरूर ज्वाइन कर लें। हमारा क्लास 12th ईएसपी न्यू ग्रुप नाम से अपना ग्रुप है टेलीग्राम पे। आप सर्च करेंगे क्लास 12th ईएसपी न्यू ग्रुप अगर टेलीग्राम में जाके, तो आपको ग्रुप मिल जाएगा, आप उसे जरूर ज्वाइन करें। वहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट अपडेट मिल जाएगी। तो चलिए चैप्टर को शुरू करते हैं। देखिए, ये चैप्टर जो है बहुत ही आसान है, लेकिन थोड़ा बड़ा चैप्टर है, तो इस 2 से 3 वीडियो आएगी, आपको पूरा डीप समझाऊंगा और एक एक पॉइंट को बहुत डीप समझाने वाला हूँ, तो अच्छे से समझिए। पॉइंट टू पॉइंट समझते हुए चलेंगे। देखिए क्या है कि आज के समय में पर्यावरण से रिलेटेड बहुत सारी समस्याएं हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आज से कुछ साल पहले अगर हम पीछे चले जाएं, तो पर्यावरण नामक कोई समस्या मानी ही नहीं जाती थी। आज के समय में पानी की बहुत कमी आ रही है। एक समय ऐसा था जब जल की कोई कमी नहीं थी। आज के समय में वन काटे जा रहे हैं। एक समय ऐसा था जब जंगल बहुत थे। ठीक है, आज के समय में जो पर्यावरण से संबंधित समस्या हम देख रहे हैं, एक समय में वो समस्या ही नहीं मानी जाती थी। तो आखिर ये कब से समस्याएं मानी जाने लगी, इसको समझते हैं। देखिए, 1960 के दशक में, दशक का मतलब है यहाँ पे 10 साल का, यानी 1960 से लेके 1970 तक की जो बातें हैं वो सब आ जाएगी 1960 के दशक में। यानी 1960 के दशक में पर्यावरण के मसले, यानी जो पर्यावरण का जो मुद्दा था, इसने जोर पकड़ा। इससे पहले कोई इतना ध्यान नहीं देता था पर्यावरण पे, इतनी ज्यादा समस्याएं नहीं मानी जाती थी। अब क्या हुआ, अब पर्यावरण के मुद्दे पर यानी मसले पर विभिन्न देश बात करने के लिए तैयार हो गए। पहले तो कोई इन समस्याओं, इनको समस्या ही नहीं समझता था और कोई इस पे बात करने को तैयार नहीं होता था। लेकिन अब इसको समस्या भी समझा जाने लगा है और इस पे बात करने के लिए तैयार भी हो गए हैं लोग। ठीक है, विभिन्न देशों के जो लोग हैं वो सब तैयार हैं। तो चलिए और समझते हैं। आखिर आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा कि पर्यावरण की वो समस्याएं कौन सी हैं। तो पर्यावरण की कई समस्याएं हैं, हम उसको एक एक करके पॉइंट टू पॉइंट पढ़ने वाले हैं, तो वीडियो को बहुत ध्यान से देखो और समझते चलो। देखिए, सबसे पहला पॉइंट आपके सामने है, कृषि योग्य भूमि घट रही है। एक समय ऐसा था जब कृषि योग्य भूमि बहुत ज्यादा होती थी, लेकिन आज के समय में ये जो जमीन है वो क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। ठीक है, चरागाह में चारे खत्म हो रहे हैं। आखिर ये जमीन कम क्यों हो रही है, क्योंकि आपको पता है जनसंख्या बढ़ती जा रही है। पहले लोग कम थे, उनके पास जमीन ज्यादा थी। आज के समय में क्या है, लोग ज्यादा हो रहे हैं, जमीन थोड़ी बढ़ेगी। जनसंख्या बढ़ सकती है पर जमीन नहीं बढ़ सकती, इसलिए जमीन कम हो रही है। चरागाह जो थे वहां पे चारे खत्म हो रहे हैं, ये भी आप जानते हैं, क्योंकि बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण मछलियां बहुत ज्यादा पकड़ी जाती हैं, तो उसकी वजह से मत्स्य भंडार भी धीरे धीरे क्या हो रहा है, कम हो रहा है। जल प्रदूषण जो है वो बढ़ रहा है। पहले जल जो था वो साफ होता था नदियों में, आज के समय में नदियां पूरी तरीके से प्रदूषित होती जा रही हैं। जल की कमी हो रही है। बहुत सारे देश ऐसे हैं, विकासशील देशों में आप देखोगे वहां पे ज्यादा समस्या है, जहाँ पे पीने के लिए स्वच्छ जल उपलब्ध नहीं है लोगों को। ठीक है, और भी बहुत सारी समस्या। देखिए, खाद्य उत्पादन में कमी आ रही है। ठीक है, खाने पीने की चीजें जो है उसमें कमी होती जा रही है, उत्पादन पहले जैसा नहीं रहा। विकासशील देशों में पीने का स्वच्छ पानी नहीं है और इसकी वजह से बहुत सारे लोग बीमार हो जाते हैं। ठीक है, गंदा पानी पीकर। वनों की अंधाधुंध कटाई हो रही है, बहुत ज्यादा जंगल जो है उसको काटा जा रहा है इमारती लकड़ियों का इस्तेमाल करने के लिए। जैव विविधता, पहले आप देखोगे कि जंगल होते थे, विभिन्न प्रकार के जीव जंतु होते थे। अब जब जंगल खत्म होने लगे हैं तो धीरे धीरे जैव विविधता भी खत्म होने लगी है, जीव जंतु ये सारी चीजें खत्म होने लगी हैं, कम होने लगे हैं। कई प्रजातियां तो ऐसी हैं जो पेड़ पौधों वनस्पतियों की और जीव जंतुओं की जो लुप्त होने की कगार पे आ चुकी है। ओजोन परत में छेद हो रहा है, ओजोन परत में छेद देखा गया है। तो इतनी सारी चीजें आपको ए टू जेड क्लियर समझ में आई होगी। एक ये ओजोन परत वाला जो मुद्दा है, इसको मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन करके समझा देता हूँ। देखिए, मान लीजिए हमारा सूरज है, यानी कि मान लेते हैं ये हमारा सन है। क्या होता है भाई कि हमारे ऊपर की देखें तो ऊपर एक ओजोन परत होती है, यानी ओजोन गैस की एक लेयर होती है। ठीक है, एक परत होती है, इसको हम मान लेते हैं ओजोन। ठीक है, ओजोन एक रक्षा कवच के रूप में काम करती है। जो सूर्य का जो प्रकाश होता है बहुत तेज होता है, बहुत तीव्र होता है। ठीक है, और डायरेक्ट अगर ये प्रकाश आ जाए पृथ्वी पर तो ये हानिकारक होता है, आपको पता होना चाहिए ये सारी चीजें। अब क्या है भाई, सूर्य का प्रकाश जो है वो
इससे छन कर नीचे आता है। मान लीजिए हम यहाँ पर हैं, ठीक है, ये पृथ्वी है और हम यहाँ पर हैं, तो सूर्य का प्रकाश अगर डायरेक्ट हमारे पास आ जाएगा तो उससे हमें बहुत तरह की बीमारियां हो जाएंगी, बहुत तरह की समस्याएं हो जाएंगी, ठीक है। टेम्परेचर बढ़ जाएगा, जो उसकी जो अल्ट्रावायलेट जो रेज होती हैं या जिसको पराबैंगनी किरणें कहते हैं, ये जो किरणें हैं ये डायरेक्ट अगर पृथ्वी पे आएगी तो उससे हमें त्वचा कैंसर हो सकता है और कई तरह की बीमारियां हो सकती हैं। डायरेक्ट नहीं आनी चाहिए, तो इसको बीच में एक ओजोन परत है जो कि इसको क्या करती है, छान देती है। यानी ये जो सूर्य की किरणें हैं डायरेक्ट नहीं आती, इस ओजोन परत में से छन कर आती हैं। इससे क्या होता है, इसका जो हानिकारक जो प्रभाव है वो नहीं होता ज़्यादा, ओजोन की परत हमारी रक्षा करती है। लेकिन हुआ क्या, एक अंटार्कटिका के ऊपर एक घटना देखी गई जहां पे ओजोन परत में छेद देखा गया, यानी सूर्य की रोशनी जो थी वो उस छेद में से, एक जगह छेद था, सूर्य की रोशनी डायरेक्ट उस छेद को पार करके आ रही थी। अब ऐसे में क्या है, मैंने आपको बताया कि अगर वो रोशनी डायरेक्ट आ जाएगी, वो किरणें डायरेक्ट आ जाएगी तो वो हमारे लिए हानिकारक होगी। अब नीचे क्या है, नीचे बर्फ जमी हुई है अंटार्कटिका में। अब ऊपर से जब ये आ रही है रोशनी डायरेक्ट, ये जो किरणें तेज आ रही है तो बर्फ पे पड़ेंगी, बर्फ क्या होगी, जल्दी पिघलेगी। जब बर्फ पिघलने लगेगी तो क्या होगा, उससे जो समुद्र का जो जल स्तर है वो जल स्तर बढ़ने लगेगा। तो जो समुद्र के किनारे जो देश हैं उनको ज़्यादा नुकसान होगा, ठीक है, बाकी देशों को भी नुकसान होगा लेकिन इनको ज़्यादा नुकसान होगा। तो ये ग्लोबल वार्मिंग के कारण और ये दुनिया भर की जो पॉल्यूशन हो रहा है आज के समय में, इन सब के कारण ये चीज़ें हो रही है। तो इस तरीके से बहुत सारी समस्याएं हैं ओजोन परत को लेकर। तो ये जब देखा गया, ओजोन परत में छेद देखा गया, तो वैज्ञानिकों ने बिल्कुल मतलब चेतावनी दे दी कि अगर ऐसे ही अगर पोल्यूशन बढ़ता रहेगा तो एक समय ऐसा आ जाएगा कि बहुत ज़्यादा हानिकारक साबित होएगा। तो ये इतनी सारी समस्याएं जो है वो पर्यावरण को लेकर है। अब इतनी सारी समस्या को देखते हुए पहले इन पे तो बात भी नहीं की जाती थी, क्योंकि पहले ये समस्या ही नहीं मानी जाती थी, लेकिन अब के समय में इस पे बात होने लगी, विभिन्न देश इस पे चर्चा करने लगे, ठीक है। ये आपको समझ में आया। आगे देखिए क्या हुआ। पर्यावरण की ये समस्याएं जो है वो विभिन्न देशों की सरकारों के द्वारा ही सुलझाया जा सकता है। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन ये भी आ रहा होगा कि ये जो पर्यावरण के जो मुद्दे पढ़ रहे हैं ये तो हम ज्योग्राफी की क्लास में पढ़ते थे, आखिर आज हम इसे पॉलिटिकल साइंस की क्लास में क्यों पढ़ रहे हैं? तो इसका रीज़न यही है, देखिए कि ये जो समस्या है ये पर्यावरण की है। बेशक ये एक भूगोल का विषय हो सकता है, लेकिन इसका जो सुलझाव है, यानी इसको जो सुलझाया जाएगा वो कौन सुलझाएगा? उसको विभिन्न देशों की सरकारें आपस में मिलकर इसका कोई सोल्यूशन निकालेंगी। जहाँ पे विभिन्न देशों की सरकारों की बात आ जाती है तो ये विषय अपने आप ही पॉलिटिकल साइंस का बन जाता है, राजनीतिक बन जाता है, ठीक है। आगे देखिए, इसीलिए इसको हम क्या मानते हैं, राजनीतिक मुद्दा मानते हैं। ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। अब देखो क्या हुआ कि विद्वानों का एक ग्रुप था जिसका नाम था क्लब ऑफ रोम। ये आपको नाम याद रखना है। इसने क्या करा, 1972 में एक बुक लिखी थी, उस बुक का नाम था लिमिट्स टू ग्रोथ। यानी कि लिमिट्स टू ग्रोथ, यानी कि जो वृद्धि है, जो वृद्धि हो रही है उसकी एक लिमिट तय करनी चाहिए, ठीक है, कुछ इस तरीके का टाइटल है इसका। इसमें एक चेतावनी दी गई थी। क्या चेतावनी दी गई थी? चेतावनी ये थी कि जनसंख्या के बढ़ने से किस प्रकार से संसाधन घट रहे हैं, यानी कि जितनी तेजी से आज के समय में जनसंख्या बढ़ रही है उतनी ही जल्दी जल्दी क्या हो रहे हैं, संसाधन जो है वो घट रहे हैं। अगर जनसंख्या ऐसे ही बढ़ती रहेगी तो एक समय ऐसा आ जाएगा संसाधन पूरे नहीं होंगे, लोगों को बहुत सारी समस्याएं झेलनी पड़ेंगी। तो इसलिए इसने चेतावनी दी थी। तो ये 1 मार्क्स के क्वेश्चन में भी आपसे पूछा जा सकता है। एक एक पॉइंट समझते हुए चलो आगे देखिए क्या है। यूएनईपी ने पर्यावरण से संबंधित मुद्दों पर कई सम्मेलन करवाए, यानी बहुत सारे लोग देशों को उस समिट में बुलाया गया और चर्चा की गई इन मुद्दों पे कि भाई पर्यावरण में जो समस्या है इससे कैसे निपट सकते हैं, हमको क्या करना चाहिए, बहुत सारी बातें हुई। तो एक क्वेश्चन आपके पेपर में ये भी आ सकता है कि यूएनईपी का पूरा नाम क्या है, यानी इसका फुल फॉर्म क्या है। मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, इसको हिंदी में बोलेंगे संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, इंग्लिश में इसको बोलेंगे यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। तो आपको कोई भी एक भाषा में आप याद रख सकते हो, इंग्लिश या हिंदी। ये 1 मार्क्स में आपसे पूछा जा सकता है पेपर में आपके, ठीक है। तो ये चीज़ें याद रखनी है। आगे देखिए, जब इतने सारे सम्मेलन होने लगे, लोग जागरूक होने लगे, विभिन्न देश शामिल होने लगे, विभिन्न देशों की सरकारें शामिल होने लगी, तो पर्यावरण के मुद्दों पे बहस होने लगी। तो इसी में एक बहुत बड़ा सम्मेलन हुआ था जिसको 1992 में ये 1992 में हुआ था। 1992 में इसको अलग अलग नामों से जाना जाता है। इसको रियो सम्मेलन भी कहते हैं, इसको पृथ्वी सम्मेलन भी कहते हैं, इसको अर्थ समिट भी कहते हैं, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होना, पृथ्वी सम्मेलन आए तो भी यही लिखना है, रियो सम्मेलन आए तो भी यही लिखना है, अर्थ समिट आए तो भी यही लिखना है। अब देखिए, ये जो हुआ था ये ब्राजील के रियो डी जनेरियो में हुआ था, ठीक है, ब्राजील के रियो डी जनेरियो, रियो में हुआ था, इसी रियो डी जनेरियो में, इसीलिए इसका नाम रियो सम्मेलन पड़ गया। अब यहाँ पे देखो, एक क्वेश्चन मैं आपसे कमेंट में पूछ रहा हूँ, आप मुझे इसका आंसर कमेंट में बताना
देखिए ये जो है ये उत्तरी अमेरिका है और ये जो है दक्षिणी अमेरिका है। इसको मैं नॉर्थ अमेरिका बोल देता हूँ और इसको मैं साउथ अमेरिका बोल देता हूँ। आपको मुझे कमेंट में ये बताना है कि जो ब्राज़ील नामक देश है वो कौन से अमेरिका में आता है, नॉर्थ अमेरिका में आएगा या फिर साउथ अमेरिका में आएगा। आप मुझे कमेंट में इसका आंसर दीजिए। ठीक है, हम टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। तो देखिए क्या हुआ था इस सम्मेलन में, इसको समझते हैं। देखो 1992 में 1992 में रियो सम्मेलन जो था वो ब्राजील के रियो डी जनीरियो नामक स्थान पे हुआ था। इसमें क्या था भाई, देखो यूएनओ का पर्यावरण और विकास के मुद्दे पर यह सम्मेलन था। यूएनओ का मतलब यहाँ पे है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम बोलते हैं हिंदी में संयुक्त राष्ट्र संघ। संयुक्त राष्ट्र संघ का ये सम्मेलन था, इसने ये करवाया था और इसमें 170 देश शामिल हुए थे। ठीक है, इस पे क्या था, पूरा चर्चा हुई थी पर्यावरण को लेकर और इसमें हजारों स्वयंसेवी संगठन यानी एनजीओ वगैरह भी इसमें काफ़ी शामिल हुए थे और बहुत सारे जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां होती हैं वो भी इसमें शामिल हुई थी। और ये किस मुद्दे पे था, पर्यावरण और विकास के मुद्दे पे, यानी पर्यावरण को कैसे सही किया जाए, कैसे विकास किया जाए, पर्यावरण में ये जो समस्याएं आ रही है, चाहे वो ग्लोबल वार्मिंग की हो, चाहे वो वनों की कटाई की हो, चाहे वो पानी की हो, चाहे वो जो पॉल्यूशन हो रहा है पॉल्यूशन की समस्या, इससे कैसे निपटा जाए, इस पे चर्चा हुई थी इस 1992 के रियो सम्मेलन में। तो ये पॉइंट आपको याद रखने हैं। आगे देखते हैं क्या क्या हुआ फिर। देखिए इसको पृथ्वी सम्मेलन और अर्थ समिट भी कहा जाता है, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। ये 1 मार्क्स में आपके क्वेश्चन आएगा ये वाला, तो ये भी आपको याद रखना है। कहाँ पे हुआ था ये भी आपको याद रखना है, कब हुआ था ये भी आपको याद रखना है, कितने देश शामिल हुए थे ये भी याद रखना है। ये ऐसे ऐसे क्वेश्चन 1 नंबर में आपसे पूछे जाएंगे और ये रियो सम्मेलन वाला अगर पूरा क्वेश्चन आ गया तो आपसे 4 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है, पेपर में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए, ये जो 1992 में जो सम्मेलन हुआ था रियो सम्मेलन जिसको हम कह रहे हैं, इससे ठीक 5 साल पहले 1987 में एक रिपोर्ट आई थी जिसका नाम था आवर कॉमन फ्यूचर। ठीक है, हमारा एक जैसा भविष्य। तो ये जो रिपोर्ट छपी थी इसमें भी कुछ चेतावनी दी गई थी। क्या चेतावनी दी गई थी इसे समझिए। देखिए इस रिपोर्ट में बताया गया था कि जो आर्थिक विकास के जो चालू तौर तरीके हैं आगे चलकर ये टिकाऊ साबित नहीं होंगे। यानी कि आज के समय में जो हम आर्थिक विकास करने के लिए जो खूब उद्योग लगाए जा रहे हैं, खूब पॉल्यूशन बढ़ा रहे हैं, फैला रहे हैं, तो ये आज के लिए तो ठीक है, यानी जो आज के चालू तौर तरीके हैं वो आज के लिए समय है, आज के समय में ठीक है, लेकिन आने वाले समय में, आने वाले वर्षों में ये टिकाऊ साबित नहीं होंगे। यानी आने वाले समय में ये हमें समस्या के रूप में नजर आएंगे। आज हमें दिक्कत नहीं है पर भविष्य में होगा। जैसे आज के समय में बता रहा हूं मैं, 1960 के बाद ये पर्यावरण वाली समस्या दिखने लगी हमें। अगर 100 साल पीछे जाएं हम, ठीक है, उस समय में इतनी ज्यादा ये समस्याएं हमें नहीं दिखते थे। क्यों? क्योंकि उस समय में ये चीजें जब औद्योगिकरण आया होगा तब तब के टाइम पे ठीक रहा होगा, लेकिन भविष्य में उसके बुरे परिणाम दिखने शुरू हुए। तो यही चीज यहाँ पे समझाई गई कि आज जो तुम विकास करने के तौर तरीके अपना रहे हो आज ठीक है, बट भविष्य में दिक्कत देंगे। और आगे देखिए, विश्व के दक्षिणी हिस्से में औद्योगिक विकास की मांग अधिक प्रबल है। अब यहाँ पे भी आप समझिए, मैं आपको एक चित्र के माध्यम से दिखाता हूँ। देखिए ये मान लो ये पृथ्वी है, इसको मैं 2 हिस्सों में बांट देता हूँ, एक उत्तरी गोलार्ध और एक दक्षिणी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध में कौन से देश आते हैं, जो डेवलप हैं, ज्यादातर देश यहाँ पे डेवलप हैं, ज्यादातर, सभी नहीं ज्यादातर। ये धनी देश हैं, विकसित देश हैं। अगर नीचे दक्षिणी गोलार्ध की बात करें, इसमें जो देश आते हैं वो विकासशील हैं, यानी आप विकास धीरे धीरे कर रहे हैं, और ये गरीब देश हैं। तो इन देशों की समस्याएं अलग अलग है, यही आपसे यहाँ पे बताया जा रहा है। ठीक है, तो विश्व का जो दक्षिणी जो गोलार्ध है वहां पे उद्योगों की मांग ज्यादा है। ठीक है, आगे समझते हैं इसको। देखो रियो सम्मेलन में यह बात खुलकर सामने आ गई थी कि उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध के देशों के सामने अलग अलग समस्याएं हैं और इनके सामने जो चुनौतियां हैं वो भी अलग अलग है। उत्तरी गोलार्ध के जो देश हैं वो विकसित और धनी हैं, अभी मैंने आपको चित्र में समझाया। दक्षिण गोलार्ध के देश हैं वो गरीब और विकासशील हैं। तो जो विकसित देश हैं इनकी समस्या अलग होगी, जो धनी देश है इनकी समस्या अलग होगी, और जो गरीब देश है इनकी समस्या अलग होगी, तो इनके मुद्दे भी अलग हो जाएंगे। तो यही आपको इस चैप्टर में बताया जा रहा है। ठीक है, तो आगे देखते हैं। जो उत्तरी गोलार्ध है इनकी समस्या क्या है, मुख्य चिंता क्या है, इसको समझिए। जो उत्तरी गोलार्ध के देश हैं उनकी समस्या है ओजोन परत में छेद हो रहा है, इससे ये डर रहे हैं कि भविष्य में बुरे परिणाम होंगे। ग्लोबल वार्मिंग जो बढ़ रही है इससे ये डर रहे हैं, क्योंकि देखो विकास ये कर चुके हैं, गरीबी ये देश है नहीं, तो ऐसे में गरीबी और विकास की तो इनकी कोई चिंता होगी नहीं।
तो ऐसे में समस्या इनके सामने यही है, ओजोन परत में छेद, ग्लोबल वार्मिंग। लेकिन जो दक्षिणी गोलार्ध के देश हैं, ये गरीब देश हैं, इनकी जो चिंता है वो क्या है ये भी समझिए। इनकी चिंता है आर्थिक विकास करने की, कि कैसे हम विकास करें, गरीबी कैसे खत्म करें, अपनी जनता को गरीबी से कैसे निकालें, पर्यावरण प्रबंधन में कैसे अपनी भूमिका निभाएं, ये इनकी मुख्य चिंता है। तो दोनों की समस्याएं अलग है, दोनों की चिंताएं अलग है। तो यहाँ पे ये बात सामने आ गई थी कि दोनों जो हैं, यानी जो उत्तरी गोलार्ध के देश जो हैं और दक्षिणी गोलार्ध के देश जो हैं, ये अलग अलग एजेंडे के पैरोकार हैं। ठीक है, तो देखिए आगे क्या हुआ कि रियो सम्मेलन में जलवायु परिवर्तन पे, यानी ये जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग देखने को मिल रही है और जैव विविधता धीरे धीरे कम होती जा रही है, वानिकी, इन सब से संबंधित कुछ नियमाचार लाए गए, कुछ रूल्स वगैरह रखे गए। यहाँ पे एजेंडा 21 के रूप में विकास के कुछ उपाय सुझाए गए। अब देखिए यहाँ पे एक समस्या आ गई थी, वो समस्या आपको आगे बताऊंगा। यहाँ पे क्या हुआ, ये जो सम्मेलन था रियो सम्मेलन, यहाँ पे बात होनी थी जलवायु परिवर्तन पे, जैव विविधता पे, वानिकी पे, वनस्पति को कैसे बचाएं, जानवरों को कैसे बचाएं, जलवायु परिवर्तन को कैसे रोकें, पोल्यूशन को कैसे रोकें, विकास ऐसा कैसे करें कि विकास भी हो जाए, यानी उद्योगों से जो पॉल्यूशन होता है, अब उद्योग नहीं होंगे तो क्या होगा, आप देखते हैं बहुत तरह की समस्याएं आ जाएंगी। यानी उद्योग चलाने भी जरूरी है और पॉल्यूशन से भी बचना जरूरी है। तो ऐसे तरीके की बात चल रही थी जिससे मतलब हमारा उद्योग वगैरह भी चलते रहे, पॉल्यूशन भी कम हो, ऐसी बातें, ये सब होना था। लेकिन एजेंडा 21 में विकास के कुछ उपाय सुझाए गए। सम्मेलन में इस बात पर सहमति बनी थी कि आर्थिक वृद्धि का तरीका ऐसा होना चाहिए, यानी हमें विकास अपना वृद्धि ऐसे करनी है जिससे पर्यावरण को कोई नुकसान ना पहुंचे। ठीक है, दोनों जरूरी हैं, देखो वृद्धि करना भी जरूरी है, विकास भी जरूरी है हमारे लिए, और पर्यावरण को बचाना भी जरूरी है। तो इस ऐसा तरीका जिससे हम मतलब पॉल्यूशन कम से कम फैलाएं, तो उसको क्या कहा जाता है, टिकाऊ विकास का तरीका। यहाँ पे एक विवाद हो गया, अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था। अब उस विवाद को समझो। देखिए यहाँ पे कुछ आलोचक जो थे उन्होंने ये कहा कि एजेंडा 21 जो है इसका झुकाव पर्यावरण की संरक्षण की बजाय आर्थिक वृद्धि की ओर है। यानी यहाँ पे मीटिंग बुलाई गई है जलवायु परिवर्तन पे बात करने के लिए, जैव विविधता पे बात करने के लिए, वनस्पति को कैसे बचाएं, जानवरों को कैसे बचाएं, पॉल्यूशन को कैसे कम करें, जल स्वच्छ कैसे लोगों तक पहुंचाएं, गरीबी वगैरह से कैसे निकालें, बहुत सारे मुद्दों पे चर्चा होनी थी। लेकिन इन सब मुद्दों पे कम चर्चा होकर कहीं ना कहीं ये सारा का सारा वृद्धि की ओर ज़्यादा झुकाव दिख रहा था। यानी पर्यावरण को बचाने पे कम ध्यान दे रहे थे, मुद्दा पर्यावरण का था और बातें किस चीज़ की चल रही थी कि आर्थिक वृद्धि कैसे की जाए, आर्थिक वृद्धि को कैसे, ये कुछ आलोचकों ने कहा है। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ी सी मतलब गड़बड़ हो गई थी, बात नहीं बन पाई। लेकिन ये मुद्दे चलते हैं, फिर भी आपसे पेपर में इससे क्वेश्चन पूछ लेते हैं छोटे छोटे, एजेंडा 21 पे पूछ लेते हैं और रियो सम्मेलन पे क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर में बहुत पूछते हैं, तो आपको ये याद रखना है। ठीक है, तो देखिए आपको कोई दिक्कत आए, कोई समस्या आए तो आप मुझसे टेलीग्राम पे बात कर सकते हैं, एकलव्य स्टडी पॉइंट। आप मुझे वहाँ पे फॉलो कर लो टेलीग्राम पे जाके, और आप वहाँ पे फॉलो करने के बाद आप मैसेज कर सकते हैं, और मैसेज करके जो भी आपकी समस्या है आप वहाँ पे लिख सकते हैं। टाइम मिलेगा तो मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखें, वहाँ पे हाय हेलो कोई भी ना लिखे। अब सीधा जो भी आपका क्वेश्चन है, जो आपको पूछना है, पढ़ाई से रिलेटेड कोई बात है, तो आप सीधा वो क्वेश्चन ही लिख दो और अपना नाम लिख दो। मैं पढ़ूंगा आपके क्वेश्चन को, मैं वहाँ पे रिप्लाई कर दूंगा। लेकिन हाय हेलो करोगे तो काफ़ी टाइम उसमें खराब हो जाता है। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग सभी को। जय हिंद, जय भारत। अगली वीडियो में पार्ट 2 देखेंगे और फिर बात करते हैं। और प्लेलिस्ट में आपको पूरी की पूरी दे देता हूँ डिस्क्रिप्शन में। पॉलिटिकल साइंस के कोर्स हमारे हो रखे हैं, हिंदी के, इंग्लिश के, हिस्ट्री के, ज्योग्राफी के, फिजिकल एजुकेशन के, होम साइंस के, सारे कोर्स हमने बना रखे हैं हिंदी मीडियम में। अगर आप हिंदी मीडियम के विद्यार्थी हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ से जाके जौन से भी सब्जेक्ट की वीडियो देखना चाहें आप देख सकते हैं। और प्लस में आप नोट्स भी, मैं आपको पॉलिटिकल साइंस के लिंक दे दूंगा अपनी वेबसाइट के, वहाँ पे क्लिक करके आप चैप्टर वाइज नोट्स भी पढ़ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग सभी को। जय हिंद, जय भारत।